करते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सिंपल सी बात देखो, इसको हम एडवांस्ड वॉइस क्यों करें, क्योंकि इससे पहले जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे तो हमें पता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जहां पर एक ही ऑब्जेक्ट होता है वहां पर उसी ऑब्जेक्ट को उठा करके हम पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो वहां पर कोई भी चीज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, चीजें बहुत आसान होती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको दो दो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यहां पर आपको दो दो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हम किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल है। ध्यान देना कि यहां पर सेंटेंस है मोहन किल्ड अ स्नैक। तो मोहन यहां पर सब्जेक्ट है, किल्ड हमारा वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वास्तव में किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कब आता है, तो सिंपल सी बात देखो क्या है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जाएगा, सब्जेक्ट कोई काम करेगा, तो सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, देखो यहाँ पर जो काम, जो हम बोल रहे हैं काम होना या काम करना, जो काम होना या काम करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी काम किया जाता है उसका रिजल्ट किसको मिलता है, उसका रिजल्ट कौन रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट करता है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट को क्या करते हैं, आगे पास ओवर कर देते हैं। जो वर्ब अपने रिजल्ट को आगे ऑब्जेक्ट तक पास ओवर कर देते हैं वैसे ही वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां पर मोहन क्या किया, मारने का काम किया, और मरने का काम कौन किया, स्नैक किया। तो यहां पर जो कुछ भी काम हुआ, जो कुछ भी एक्शन हुआ उसका रिजल्ट किसको मिला, स्नैक को मिला। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो हमारा वर्ब किल है, ये किल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो जो भी वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां पर किल कैसा वर्ब है, यहां पर किल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद देखा जाए तो जो हमारा अगला सेंटेंस है, यहां पर आई सब्जेक्ट है, टीच हमारा वर्ब है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि यहां पर टीच के बाद दो दो ऑब्जेक्ट है। तो कैसे दो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो यहां पर यू है और दूसरा क्या है, दूसरा इंग्लिश है। तो दो दो ऑब्जेक्ट है। तो कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जहां पर उस वर्ब्स के बाद दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी कि उसका जो एक्शन का जो भी रिजल्ट होता है वो दो दो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो कुछ वर्ब्स जो होते हैं अपने रिजल्ट को दो दो ऑब्जेक्ट को दे पाते हैं, वैसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो ध्यान देना कि मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा पढ़ाने का जो काम है, भाई क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट किसको मिल रहा है, सबसे पहले रिजल्ट मिल रहा है इंग्लिश को। सिंपल सी बात है, आपको पढ़ाना ये सेकेंडरी चीज है, क्या पढ़ाते हैं ये प्राइमरी चीज है। तो सबसे पहले देखो यहां पर जो भी काम हो रहा है उस काम का रिजल्ट सबसे पहले किसको मिल रहा है, सबसे पहले इंग्लिश को मिल रहा है। कैसे, क्योंकि इसका मीनिंग कौन दे रहा है, जो वर्ब का मीनिंग देता है ना, जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले वर्ब का मीनिंग देता है उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान देना, जब भी दो ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें से हम एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं क्या कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो लिविंग होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसे नहीं कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सिंपल सा देखो मीनिंग क्या है, सिंपल सी बात है, जहां पर वर्ब का रिजल्ट सबसे पहले जिस पे जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल से यू को आप छिपा दो, यू को अगर छिपा दोगे तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो ये टीच का मीनिंग कौन दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है। तो जो वर्ब, जो डायरेक्टली वर्ब का मीनिंग बताए उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ का मतलब हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना उसके बाद भाई कि जो इंग्लिश का मीनिंग देगा, यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर यू क्या है, यहां पर यू जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वहां पर दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल से डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, जो वर्ब का मीनिंग देता है, जो वर्ब का मीनिंग देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग दे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग दे वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बस यही डेफिनेशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अदरवाइज जो लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट होते हैं, लिविंग इनडायरेक्ट होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, हर जगह लागू नहीं हो पाता है। तो बात को समझिएगा। तो यहां पर देखो पढ़ाना का मीनिंग क्या है, इंग्लिश। अब ये इंग्लिश किसको पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग कौन दिया, ये यू दिया। तो बात समझ में आ रही है।
उसके बाद कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है, कुछ वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। तो यहाँ पर शी क्या है, सब्जेक्ट है और डाइड वर्ब है, तो वह मर गई। अब मर गई भाई, क्या मर गई, किसको मर गई, ऐसा तो कुछ सेंस नहीं दे रहा है। यानी आप खुद ही बताओ, क्या डाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आप मुझे लगा करके दिखाना, आप कमेंट में लिख करके बताना कि डाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ, एक शर्त पे आ सकता है, अगर यहाँ पर हम कुछ प्रीपोजिशन लगा दें, वर्ब के बाद अगर हम कोई प्रीपोजिशन लगा दें तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन तब उस स्थिति में हम वर्ब का ऑब्जेक्ट उसे नहीं कहते, हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप बिना किसी प्रीपोजिशन का आप डाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा करके दिखा दो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो काम वर्ब तक ही सीमित हो जा रहा है, वो वर्ब अपने आगे एक्शन को पास ओवर नहीं कर पा रहा है। तो वैसे वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, वो अपने एक्शन को आगे पास ओवर नहीं करता है, वैसे ही वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये चीज़ हम लोग बेसिक वाले पार्ट में सीख चुके हैं। तो हमारा आज के जो वीडियो में मेन फोकस रहेगा, ये रहेगा डाइड ट्रांजिटिव वर्ब में, जहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो दो दो ऑब्जेक्ट जब लेते हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो ध्यान देना, इसके पहले यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया, यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आई टीच यू इंग्लिश। तो आई टीच यू इंग्लिश जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, आई सब्जेक्ट है, टीच हमारा वर्ब है, और इसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक तो यू है और एक इंग्लिश है। तो इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर यू क्या है, यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है तो हम बहुत आसानी से उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके उसको हम पैसिव वॉइस बना देते थे। लेकिन यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा कंफ्यूजन ये रहेगा कि हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएं या यू को सब्जेक्ट बनाएं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही तरीका सही है। आप यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। इसके लिए बस एक रूल होता है जो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहां पर आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ध्यान देना यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बस यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा, तब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, तब यहां पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, ध्यान देना, एक बात जो है बहुत ध्यान से आपको नोटिस करना, कभी भी किसी सेंटेंस में अगर दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपको सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ध्यान देना, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो, आई ओ का मतलब हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो और तब यहां पर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हो, तब यहां पर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हो, तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। यहां पर कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। ध्यान देना, यहां पर यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और तब क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या इन दोनों के बीच में हमने कोई भी प्रेपोजिशन का यूज किया? नहीं किया। तो ये भी तरीका सही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तब हम लिखेंगे क्या, तब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये भी पोजीशन सही होता है। पर ध्यान देना यहां पर कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो उसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हो, तो यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, या तो टू लगाना पड़ेगा या तो फोर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में कभी भी अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस कुछ इस तरह से रखते हो कि पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो उसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। वो प्रीपोजिशन क्या होगा, या तो टू होगा या तो फोर होगा। अब यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि प्रीपोजिशन टू कब लगाएंगे, प्रीपोजिशन फोर कब लगाएंगे। तो देखो मैं बताता हूं, ध्यान देना, अगर चेंज ऑफ प्लेस है, अगर चेंज ऑफ प्लेस है तो आपको प्रीपोजिशन टू लगाना है, आपको प्रीपोजिशन टू लगाना है। अगर चेंज ऑफ प्लेस है तो प्रीपोजिशन टू लगाना है। अगर यहां पर पर्पस बताना हो, अगर चेंज ऑफ प्लेस ना बताना हो, आपको पर्पस बताना हो,
तो पर्पस बताने के लिए प्रीपोजिशन हम फॉर लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हो तो वैसे स्थिति में यहां पर दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन आएगा और ये प्रीपोजिशन या तो टू होगा या तो फॉर होगा। टू तब लगाएंगे जब हमें चेंज ऑफ प्लेस के बारे में बताना हो, चेंज ऑफ प्लेस का मीनिंग देना हो, और हम फॉर तब लगाएंगे जब हमें पर्पस बताना हो। तो ध्यान देना यहां पर क्या है, आई टीच इंग्लिश टू यू, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने प्रीपोजिशन टू लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा और वो इंग्लिश का जो ज्ञान है वो कहां जाएगा, वो आपके तक पहुंचेगा। यानी चेंज ऑफ प्लेस, हमारे पास इंग्लिश का जो भी ज्ञान है मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो ज्ञान कहां पहुंचेगा, आपके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस है इसलिए क्या कर रहे हैं, टू लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आगे मैं फोर वाला भी बताऊंगा कि फोर कहां लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान देना, तो जब एक्टिव वॉइस, ध्यान देना ये दोनों ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये भी एवी है ये भी एवी है। एवी का मतलब वो क्या, एक्टिव वॉइस। तो जब हम दो तरीके से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं तो पैसिव वॉइस भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पहले किसको प्रायोरिटी में लेते हो, आप पहले किसको इंपॉर्टेंस देते हो। पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंस देते हो। दोनों ही तरीका सही है। मैं दोनों ही तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान देना, इस वाले सेंटेंस में हमने सबसे पहले किसको रखा, इस वाले सेंटेंस में हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। एक बार में किसी एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर के सब्जेक्ट बना सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो यहां पर हम यू को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू को हमने सब्जेक्ट बना दिया तो क्या हो गया, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। तो ये क्या हो गया, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस का क्या, पैसिव वॉइस है। यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। तो यहां पर हमने किसको सब्जेक्ट बनाया, यू को सब्जेक्ट बनाया। यानी हमने सबसे पहले किसको रखा, हमने सबसे पहले यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा। अब ध्यान देना, इस सेंटेंस का भी पैसिव हम बना सकते हैं, इसका भी पैसिव बन सकता है। यानी कि यहां पर हम इंपॉर्टेंस किसको देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देंगे। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देंगे तो यहां पर इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे, इंग्लिश इज टॉट टू यू, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। तो ये भी सही है। तो यहां पर कभी भी अगर आपको एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस का एक्टिव या पैसिव वॉइस आपसे पूछ दिया जाए तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि दोनों ऑब्जेक्ट में वो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दे रहा है, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दे रहा है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दे रहा है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा गया है तो आपको इसका जब आंसर चुनोगे, ऑप्शन से आंसर सेलेक्ट करोगे, तो आपको भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो प्रायोरिटी दे रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आंसर करते समय जब आप पैसिव वॉइस चुनोगे तो वहां पर आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट वाले का हम एक्टिव या पैसिव दो तरीके से बनाते हैं, दोनों ही तरीका सही है, बस फर्क हो जाता है प्रेपोजिशन का। तो ध्यान देना कि जब यहां पर हम इसी सेंटेंस का यहां पर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहां पर हम क्या किए, यहां पर हम टू लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहले हम किसको रख रहे हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। लेकिन यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर हम सबसे पहले किसको रख रहे हैं, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इसी को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यही तरीका होता है जब भी अगर आप कभी भी डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको चेक करना है कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कब कैसे दोनों का पोजीशन रखना है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस और लिया है। तो यहाँ पर देखो एक ही सेंटेंस को हमने दो तरीके से लिखा है, तो सिंपल सी बात है दो तरीके से इसका पैसिव बन सकता है। तो यहाँ पर देखो मी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बुक क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसको रखा गया, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को उठा करके हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इसी को रखा गया, यानी इसी को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो जब मी इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। ठीक है,
तो आई वॉज गिवन अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। तो पहला तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा ध्यान देना, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखा गया है, जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया, तब लिखा गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है? यहां पर प्रायोरिटी दिया जा रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम भी क्या करेंगे? सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ बुक वाज गिवन टू मी। देखो यहां पर टू लग जाएगा। अ बुक वाज गिवन टू मी, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर। तो सिंपल सी बात है। देखो यहां पर क्वेश्चन में भी देखो मी के पहले क्या टू है, तो यहां पर भी मी के पहले हम क्या करेंगे? टू करेंगे। दोनों ही तरीका सही है, बस आपको देखना है क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, माई फादर बॉट मी अ कार। तो यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट क्या है? ए कार है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ध्यान देना, इसी बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा रहा है, माई फादर बॉट अ कार फॉर मी। देखो यहां पर प्रेपोजिशन में फॉर लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर चेंज ऑफ प्लेस नहीं है, यहां पर पर्पस बताया जा रहा है कि मेरे पिताजी ने कार खरीदे हैं। किसके लिए खरीदे? मेरे लिए खरीदे हैं। उनका खरीदने का पर्पस क्या था? हमको गिफ्ट करने के लिए था, ठीक है। तो यहां पर हम चेंज ऑफ प्लेस नहीं बता रहे हैं, यहां पर हम बता रहे हैं पर्पस बता रहे हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा गया, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम डायरेक्ट को पहले रखते हैं तब इनडायरेक्ट को रखते हैं, तो इसके बीच में एक प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और वो प्रेपोजिशन या तो टू होता है या तो फोर होता है। यहां पर क्या यूज होगा? फॉर होगा। क्यों? क्योंकि यह पर्पस बता रहा है। तो अगर दो तरीके से हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको पैसिव वॉइस में भी दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हो गया? सबसे पहले हम मी को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? आई वॉज बॉट a car, I was bought a car by my father, I was bought a car by my father। पहला तो तरीका ये हो गया, पहला पैसिव वॉइस इसका ये हो गया। दूसरा ध्यान देना, यहां पर हम क्या करेंगे? एक कार को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां पर हो जाएगा अ कार was bought, a car was bought for me, a car was bought for me by my father, by my father। तो दोनों ही तरीका सही है। यहां पर ध्यान देना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसके पहले क्या हुआ? प्रीपोजिशन फॉर आया है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए कुछ एग्जांपल और है, तो ध्यान देना। यहां पर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ सीट है। इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा आई वॉज बुक्ड अ सीट, I was booked a seat by my friend, I was booked a seat by my friend। और अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो आप ये भी तरीके से बना सकते हो। क्या बन जाएगा? यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम अ सीट को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा? अ सीट was booked for me, a seat was booked for me by my friend, by my friend। बात समझ में आ रही? दोनों तरीका सही है। इन दोनों ही एग्जांपल में हमने क्या देखा कि यहाँ पर प्रेपोजिशन में हम फॉर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस नहीं बता रहे। ध्यान देना, मेरे फ्रेंड ने क्या किया? सीट बुक किया। किसके लिए बुक किया? मेरे लिए बुक किया। यानी उसका सीट को बुक करने का पर्पस क्या था? मेरे लिए था। तो पर्पस बताना हो तो प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे।
तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कभी भी अगर दो दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस हमें मिल जाए तो कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो अगर आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस है जहां पर आपको दो दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। एक तो देखो यहाँ पर मी है, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए नाइस गिफ्ट क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताना है। आप दो दो तरीके से आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक तो होगा पैसिव वॉइस 1 और एक होगा पैसिव वॉइस 2। पैसिव वॉइस 1 और पैसिव वॉइस 2। तो पैसिव वॉइस 1 में आप क्या करोगे, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। और पैसिव वॉइस 2 में क्या करोगे, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। तो आप दोनों ही तरीके से इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाकर के कमेंट में लिख करके हमें बताएंगे। बाकी आपसे मिलते हैं एडवांस वॉइस के नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।